हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मल्हार का चौथा चैप्टर हरिद्वार के क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी थी, आप लोगों ने देख ली होगी। और आधे क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए थे और बाकी के क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि हरिद्वार के जो अभ्यास है वो काफ़ी बड़ा है। हो सकता है कि इसकी मुझे 3 वीडियो भी बनानी पड़े। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना मैं आपको पढ़ा पाती हूँ। तो चलते हैं अब हम आगे। यहाँ से हमें इस वीडियो में करना है और इससे पहले के क्वेश्चन हम पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इससे पहले के प्रश्न सारे वहाँ पर बहुत ही सरल और आसान भाषा में और बहुत छोटे आंसर मैंने दे रखे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से शुरू करते हैं। है और है का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि वहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। यों तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। आप जानते ही हैं कि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ है का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ है का। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ है क्यों लिखा गया, बिंदी वाला है। इसका कारण यह है कि कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं का प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थ बहुवचन कहते हैं, आदर अर्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी सो रहे हैं, पिताजी एक ही हैं लेकिन हम बिंदी वाला है प्रयोग करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, एक ही प्रधानमंत्री हैं लेकिन जो है लगेगा उसके ऊपर बिंदी लगेगी, क्योंकि हम दोनों को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। अब क्या करना है आपको कि अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इसमें हमें बताना है कि है आएगा या है आएगा। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं, क्या आएगा, है। पहला सेंटेंस है प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं है। यहाँ पर हमने बिंदी वाला है लगाया है क्योंकि प्रधानाचार्य को आदर देना है। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, यहाँ पर भी है आएगा, बिंदी आएगी। मेरी बहन बाजार जा रही है, बहन है, छोटी है, तो हमने बिना बिंदी वाला है लगाया है। अगला वाक्य है बाहर फेरी वाला आया है, उसे बुला लाओ। डाकिया जी आए हैं, क्योंकि डाकिया से जी लग गया तो हमने भी आदर सूचक बिंदी लगा दी। आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपके साथ बिंदी वाला है आएगा, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, आदर दे रहे हैं तो बिंदी लगेगी, उनसे परामर्श लेना चाहिए। अगला वाक्य है आपके माता पिता कहाँ हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। माता पिता आदर योग्य हैं तो है लिखा है और 2 हैं, बहुवचन है। ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, अध्यापक को भी हमें रेस्पेक्ट देनी है इसलिए है लिखा है। उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, कोई रेस्पेक्ट नहीं, बहुवचन भी नहीं है, एक वचन है, एक बंदर है, तो बिना बिंदी वाला है लगाया है। अगला प्रश्न है भावों की पहचान। यहाँ पर कुछ भाव हमें दे रखे हैं इस बॉक्स के अंदर, प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा वगैरह। और नीचे लिखा हुआ है कि नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, सोचिए कि इनमें से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, पहचानिए और चुनकर यहाँ पर लिखिए। तो उस समय के पत्थर का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो यहाँ पर प्रकट हो रहा है संतोष का भाव। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। तो यहाँ पर श्रद्धा का भाव पैदा हो रहा है, भक्ति का भाव पैदा हो रहा है और खुद ही कहा गया है कि वैराग्य पैदा हो रहा है, तो वैराग्य का भाव भी पैदा हो रहा है यहाँ पर। तो ये 3 भाव एक साथ आ रहे हैं। अगला है पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। इस वाक्य में आश्चर्य है कि भाई
पंडित जिनका काम ही है पैसे लेके काम करना, और वो लोग भी कम पैसे लेकर ही संतोष कर लेते हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। अगली पंक्ति है, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। इसमें शांति और करुणा का भाव आ रहा है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इसमें है परोपकार और दया का भाव। अगला प्रश्न है, काल की पहचान। यहाँ हर की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है, वहाँ स्नान भी होता है। आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचाना, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह है और है आया है दोनों वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द, तो इसलिए ये वर्तमान काल है। नीचे दी गई पाठ की इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए, इनमें क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है। भूतकाल को, वर्तमान या भविष्य, इन तीनों में से आपको बताना है कि इन 5 वाक्यों में कौन सा काल है। पहला वाक्य हमें दे रखा है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा, तो ये भविष्य काल है। दूसरा है, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, वर्तमान काल। वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं, वर्तमान काल। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, भूतकाल। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, भूतकाल। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदलकर लिखिए और नए वाक्य बनाइए। वर्तमान काल, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दे रहे हैं, इसे हमने बदलना है भूतकाल में। तो निश्चय था कि आपने इस पत्र को स्थानदान दिया। अगला है, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, और इसे हमने बदलना है भविष्य काल में। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी होगी। भूतकाल का उदाहरण था, वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से फल देते थे, इसे बदलना है भविष्य काल में, तो वाक्य बन जाएगा, वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे। अगला उदाहरण था वर्तमान काल का, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। भविष्य काल में बदलें इसे, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। अगला है वर्तमान काल, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले में टिका हूं, इसे भविष्य काल में कैसे लिखेंगे, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले में टिकूंगा। प्रश्न है, पत्र की रचना और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूं। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों से इनका मिलान कीजिए। पहला है व्यक्ति परकता। पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होती हैं। इसका मैच होगा इसके साथ। हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। जैसे ये भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। दूसरा है संपादकता। पत्र रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है, और इसका मैच होगा नीचे, यहाँ पर मैच होगा। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा, तो यहाँ इसका मैच हो रहा है। तीसरा है स्वाभाविक शैली। भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है, और इसका मैच है ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। चौथा है व्यक्तिगत
अनुभवों का वर्णन जहां लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करता है। और इसका मैच है इसके साथ। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके। पांचवा है अभिवादन या संबोधन। पत्र का आरंभ जिसमें संबोधित व्यक्ति को आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है। इसका मैच होगा यहाँ श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु के साथ। छठा है हस्ताक्षर। लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करता है और इसका मैच होगा आपका मित्र यात्री। सातवां है उपसंहार और निवेदन। लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है, तो इसका मैच होगा यहाँ। और संपादक महाशय, मैं जिससे तो अब तक वही निवास करता हूँ, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। आठवां है मुख्य विषय वस्तु। आठवें का मैच होगा इसके साथ, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। एक बार ये सभी का मैच यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा। पहले का मैच यहाँ हुआ है 5वें के साथ, दूसरे का मैच हुआ है 8वें के साथ, और तीसरे का मैच है पहले के साथ, चौथे का मैच है यहाँ 7 नंबर पे, 5वें का मैच है 2 नंबर पर, और छठे का मैच है 3 नंबर पर, 7वें का मैच है 6 नंबर पर, और 8वें का मैच है 4 नंबर पर। अगला प्रश्न है, आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिख करके बताइए। इसके नीचे मैंने एक पत्र लिखा है, ये है प्रेषक का नाम, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका। गली नंबर 12, शांति विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 9 सितंबर 2025। अब हम पत्र शुरू करते हैं। प्रिय राधा, स्नेहिल, नमस्कार। पिछले सप्ताह मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार घूमने गया। सोचा कि अपने इस अनुभव को तुम्हारे साथ भी साझा करूं। हरिद्वार पहुंचते ही गंगा नदी का अद्भुत दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। शाम को गंगा आरती का दृश्य तो सच में अविस्मरणीय था। हजारों दीपकों की लौ जब गंगा की लहरों पर तैर रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। अगले दिन हमने मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के दर्शन किए। पहाड़ी से नीचे दिखता हरिद्वार का दृश्य बहुत सुंदर था। मंदिर की शांति ने मन को असीम सुकून दिया। यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि प्रकृति से जुड़ने का आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये यात्रा मेरे लिए आध्यात्मिक और प्रेरणादायक दोनों रही। आशा है अगली बार तुम भी मेरे साथ चलोगी। शेष शुभ, तुम्हारा मित्र अमित। अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में हरिद्वार से जुड़े शब्द अपने मन से या फिर पाठ से चुनकर लिखिए। ये है हरिद्वार से जुड़े हुए शब्द। गंगा नदी, हर की पैड़ी, आरती, तीर्थ, मंदिर, भक्त और कुंभ मेला। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, आप मुझे व्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अभी तक 348 सब्सक्राइबर हुए हैं, जबकि 1000 सब्सक्राइबर करना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर महीने तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा मुझे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप वीडियो पर विजिट करें, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने या समझने के लिए यहाँ पर आएँ, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करा लें, मम्मी पापा से करा लें, भाई बहनों से करा लें। आजकल तो सबकी आईडीज़ बनी हुई हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। थैंक यू। अगला प्रश्न है, लेखन के अनोखे तरीके। पहला है, हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है,
पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही थी। इस तरह से कवि लेखक ने इस पाठ में लिखा है। नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं। पाठ में ढूंढिए कि ये इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान की है। पहला है कि वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। तो पाठ में क्या लिखा है लेखक ने, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े, तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। दूसरा वाक्य है, गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। तो कवि यहाँ पर लेखक ने लिखा है, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। तीसरा वाक्य है, हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। तो लेखक लिखते हैं कि वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। अगला वाक्य है, नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश यानी कीर्ति से की गई है। और लेखक ने इसे कैसे लिखा है, एक ओर त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूं जहां प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है अपितु प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। पहले तो आप प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न में हमें कहा गया है कि ये जो कुछ पंक्तियां पाठ में लेखक ने लिखी हैं ना, ये जो आज से कुछ समय पहले हिंदी चलती थी, बिल्कुल एकदम गूढ़ सुसंस्कृत भाषा थी, बड़े गहरे शब्द थे जिनका अर्थ थोड़ा मुश्किल से समझ में आता था, तो लेखक ने उस भाषा का प्रयोग किया है। आज हम जो हिंदी बोलते हैं वो आम बोलचाल की भाषा है, बहुत सरल शब्दों में हम बोल देते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों को आप आज की भाषा में लिखिए। पहली पंक्ति दी गई है, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। इसे हम सरल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, इन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी निर्भय होकर चहचहाते हैं और शहर के शोर और अफरा तफरी से बेपरवाह होकर मस्ती करते हैं। दूसरा वाक्य है, वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी है। इसे हम सरलता से लिख सकते हैं, बरसात के मौसम में चारों तरफ हरी भरी हरियाली ही नजर आती है, जैसे हर दिशा में हरे भरे कालीन बिछाए गए हों जो विश्राम के लिए आमंत्रित करते हों। अगला वाक्य है, ये ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहां रहते ही नहीं। इसको हमने लिखा आज की हिंदी में, यह तीर्थ ऐसा शुद्ध है कि लालच और क्रोध जैसी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य यहाँ कभी नहीं रहते। अगला वाक्य है, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। तो इसे मैं लिखती हूँ, मैं वहां पहुंचते ही इतना आनंदित और शांत महसूस करने लगा कि इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। अगला वाक्य है, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। इसे मैंने लिखा है, रात में ग्रहण के समय में बड़े आनंद के साथ स्नान किया और अगले दिन श्रीमद् भागवत का पाठ किया। अगला वाक्य दिया हुआ है कि इस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। इसे मैंने सरल हिंदी में लिखा है, उस समय साधारण पत्थर पर परोसे गए भोजन का आनंद सोने की थाली में मिलने वाले व्यंजनों से कहीं अधिक सुखद अनुभव हुआ। अगला वाक्य है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, कृपया इस पत्र को उचित स्थान देकर सम्मान दीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न है कि इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी, पुराने समय की वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग्स को,
जो पुराने टाइम पे स्पेलिंग चलते थे, यानी पुराने टाइम पे जो शब्द चलते थे, हिंदी के भारी शब्द जो चलते थे उनका प्रयोग किया है। जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए जात्रियों। ऐसे शब्दों की एक सूची बनानी है आपको, लिस्ट बनानी है। आप इन शब्दों को अब आप कैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, उसे पहले के स्पेलिंग और अब के स्पेलिंग ठीक करके लिखिए और अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए। यह है प्राचीन वर्तनी और यह है आधुनिक वर्तनी। शिवर शिखर, जात्रियों यात्रियों, घाम धूप, अर्थी याचक, बिछायत बिछौना, मिष्ट मीठा, खानी युक्त। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्लास 8 चैप्टर 4 हरिद्वार क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट। अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं जो अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी वीडियो आती है जिसे देख करके आप भी बोर होते हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ और इतना समय भी मेरे पास नहीं हो पाता कि एक ही साथ में पूरी एक्सरसाइज करा दूँ। तो इसलिए आप ये सेकंड पार्ट का आनंद लीजिए। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पार्ट आप पढ़ लेंगे, उसी में आपको अगर 2, 3, 4 पार्ट, कितने ही पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ लिंक पर क्लिक करो और आगे के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये सरल, साधारण, आसान और छोटे आंसर मैंने आपके लिए लिखे हैं। आपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब कर दीजिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना और चौथा है बेल आइकन को दबाना। ये 4 काम आप कर दीजिए। फिर अब हम चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.